Hello and welcome guys to my channel. I am here with the next part of industrial microbiology. And as always, please do subscribe to my channel and let me know if there is any topic you would like me to cover. So in previous lectures, we have already talked about the introduction of industrial microbiology, and today our topic is parameters of fermentation process. If you haven't watched the previous lecture, the link is in the description box and the link of notes are also mentioned in the description box. So our today's topic is about microbes, the criteria for their selection, their products and culture preservation. तो microbes क्या होते हैं? Teeny minute living things individually too small to be seen with eyes like bacteria, protozoa, virus and many other classes. The whole industrial microbiology is dependent on these teeny creatures, so there must be some features or characteristics to justify their role in industries. That are, most importantly, microbes can grow very rapidly. Their growth is fast. वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं. जैसे कि अब एग्जांपल के तौर पे इकोलाई, जिसका जनरेशन टाइम 20 मिनट्स है, तो हर 20 मिनट्स के बाद इकोलाई की जो पॉपुलेशन होगी वो डबल हो जाएगी. नेक्स्ट पॉइंट इज़ दे रिक्वायर चीप न्यूट्रिएंट्स. ग्रेट बायोडाइवर्सिटी होती है और इन्हें बहुत आसानी से स्टोर करके रखा जा सकता है. वो टेक्निक्स क्या हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वाली स्लाइड में. So, as I already mentioned, microorganism has great biodiversity. So we have to choose or come up with some criteria to get the right strain for the best production of products. तो right strain choose करने के जो criterias हैं, that are strains must be in pure culture. जो culture है उसमें सिर्फ single species हो तो उसे pure culture कहते हैं. जैसे कि अगर हम लोग पेट्री प्लेट्स को ले लें और उस पर बहुत सारी कॉलोनीज आई हैं तो उसमें से कोई एक कॉलोनी को पिक करें और उसकी ग्रोथ कराएं तो वो प्योर कल्चर होगा. सेकेंड पॉइंट इज़ जेनेटिकली स्टेबल होने चाहिए. ऐसा नहीं कि अभी एक प्रोडक्ट बना नेक्स्ट वाली जनरेशन में कुछ और बन गया, ऐसा नहीं होना चाहिए. थर्ड, द स्ट्रेन शुड बी मेंटेन्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. फोर्थ, नॉन पैथोजेनिक हो, मतलब उसका कंजप्शन करने पे कोई हार्म ना हो बॉडी को. जैसे कोई एंटीबायोटिक्स लिया, पता चला वो हमारे ही अगेंस्ट काम कर रही हैं, तो ये काम ना हो. फिफ्थ पॉइंट इज़ सब कल्चर करने पर डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी लूज़ ना करें. नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रोड्यूस मेनी वेजिटेटिव सेल्स एमेंडेबल टू म्यूटेशंस. अब देखो, एक बार कह रहे हैं जेनेटिकली स्टेबल होना चाहिए, एक बार कह रहे हैं एमेंडेबल टू म्यूटेशन. तो ऐसा इसलिए क्योंकि कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ जीन्स को अल्टर करके डिज़ायर्ड जीन लाने के लिए, उसी के लिए एमेंडेबल टू म्यूटेशन वाला पॉइंट है. क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं. तो अब हम लोगों ने माइक्रोब्स की बात कर ली, क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन पर बात कर ली. अब बात करेंगे प्रोडक्ट्स के बारे में कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स दैट वी आर एक्चुअली गेटिंग बाय द यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो इट इज़ बेसिकली डिवाइडेड इंटू 4 categories. First is primary metabolite, secondary metabolite, microbial biomass and recombinant product. Primary metabolites में enzymes आ जाते हैं, amino acid, nucleic acid, organic acid, and we are going to look closely what they are by the next slide. But for now I am giving just the idea about it. So secondary metabolites like antibodies, gibberellic acid, hormones, pigments. दी थर्ड कैटेगरी इज़ माइक्रोबियल बायोमास. माइक्रोबियल बायोमास में एक एग्जांपल है सिंगल सेल प्रोटीन. आप सब जानते होंगे सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में. तो इस कैटेगरी में प्रोडक्ट नहीं, सीधे माइक्रोबियल बायोमास को यूज़ करते हैं. फोर्थ कैटेगरी में बात करें तो इसमें आता है रिकम्बिनेंट प्रोडक्ट. जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसमें हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग को एम्प्लॉय करते हैं टू गेट व्हाट वी वांट. फॉर एग्जांपल इंसुलिन. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. तो प्राइमरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस होते हैं जब सेल्स एक्टिव ग्रोथ फेज में हो या ट्रोपोफेज में हो. सो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर प्रोड्यूस व्हेन सेल्स आर ग्रोइंग एक्टिवली एंड एज दीज मेटाबोलाइट्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ लाइक अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, ऑर्गेनिक एसिड. ये सर्वाइवल के लिए एसेंशियल होते हैं, याद रखना इस बात को, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स.
प्राइमरी मेटाबोलाइट का उल्टा कर लो तो वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट हो जाएगा. So secondary metabolites are produced when active growth has stopped or when cells are in idiophase, and it is not essential for survivability. For example, antibiotic. Bacteria produce antibiotics but not really need them to survive. Basic factor नहीं होते ना. Start producing secondary metabolite when we limit the source of essential nutrients. So these are not produced by all classes of microbes. Some bacteria, yeast are only producing them. Microbial biomass. As I also described earlier, in microbial biomass, the product is cell itself. I mean, when we grow cell, centrifuge or concentrate them, change into them suitable form, and then we use it. Believe me, it's not simple as that, but major example is single cell protein and probiotics. ये टेबल में कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट, देयर सोर्स एंड यूजेस हैं. फॉर एग्जांपल एक की बात करें तो बेकर्स ईस्ट, वी ऐड दिस सेल बायोमास दैट इज़ सैक्रोमाइसिस सर्विसी, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेन है ये, यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ब्रेड एंड सिंगल सेल प्रोटीन. रिकम्बिनेंट प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीन क्लोनिंग टेक्निक्स. क्या करते हैं हम लोग? इनकॉर्पोरेट इम्पॉर्टेंट और डिज़ायर्ड जीन फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और फ्रॉम एनीवेयर दैट बेसिकली प्रोड्यूस अवर डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स एंड क्लोन इट इन माइक्रोब लाइक ई. कोलाई टू गेट प्रोडक्ट्स एट मच cheaper cost and with both quality and quantity. For example, insulin. So insulin were produced or taken from the pancreas of animals, generally pig and cows, and we need to kill 2 tons of pig to produce 8 ounces of purified insulin. But it became so much easier when we start using E. coli for their production by employing genetic engineering. This table indicates important example of genetically cloned microbe with their products. Next topic is culture preservation. Normally we preserve culture to avoid any inconvenience, like we cannot just isolate microorganism every time we need it. तो हम लोग हर बार तो जाके नहीं आइसोलेट करेंगे ना, तो उसी के लिए हम लोगों को कल्चर को प्रिजर्व करना होता है और ये प्योर फॉर्म में करते हैं. कल्चर प्रिजर्व करने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि अगार स्लैंट कल्चर. अगार स्लैंट कल्चर में क्या करते हैं हम लोग? स्लैंट प्रिपेयर करते हैं और उसको इंक्यूबेट करते हैं और रेफ्रिजरेटर में डाल देते हैं. तो इसकी स्टोरेज लिमिट कितनी होती है? 6 मंथ. कुछ नहीं करना. नेक्स्ट टेक्निक में अगार स्लैंट कल्चर कवर्ड विथ ऑयल. इसमें अगार स्लैंट प्रिपेयर करते हैं, उसको इंक्यूबेट करते हैं और उसके ऊपर ऑयल डालते हैं. नॉर्मली वी कवर द सरफेस विथ मिनरल ऑयल टू द डेप्थ ऑफ 1 सेंटीमीटर. थर्ड है प्रिजर्वेशन एट लो टेम्परेचर. इसके बारे में सब लोग ने सुना होगा. ऑर्गेनिज्म आर सस्पेंडेड इन अ न्यूट्रिएंट बॉथ कंटेनिंग 15% ग्लिसरॉल. ये एक प्रोटेक्टिव एजेंट की तरह काम करता है और इस सस्पेंशन को फ्रोज करके -15 to 30 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में. लास्टली, thank you so much for attending the whole lecture. I hope it's worth of your time. Next lecture is coming very soon, hopefully in next few days. Till then, take care. Bye.